हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एमपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं कैसे 75 में आपको 75 नंबर गणित में आपको लाना है। उसके लिए मैं आपको 2025 का PYQ जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन से मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और आपको बीच बीच में जो टॉपर्स ट्रिक्स देते हैं उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और किस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर आपके जो 2026 में जो पेपर है फरवरी में, तो उसका आप कैसे एनालिसिस करेंगे और उसमें आप बेहतर करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हमको किन किन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है और किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपका इस वीडियो पर बात करते हैं। इस वीडियो में बात करने से पहले मैं एक बात और करूँगा। यदि आपने ये 95 प्लस लाने की स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताया था, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैंने पूरा विस्तार से लगभग 20 मिनट का वीडियो, इसमें विस्तार से मैं सारा डिटेल बताया हूँ कि जो बचे हुए 20-21 दिन हैं उसमें आप कैसे अपने समय को मेंटेन करेंगे और गणित में कैसे बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। उसमें पूरा स्ट्रेटजी बताया हूँ, क्या चीज़ हमको करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कितने नंबर का आएगा, कौन सा यूनिट से कितना आएगा, किन में हमको ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना है, किस में शॉर्ट की तैयारी करना है, किस में ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ डिटेल में बताया हूँ। तो आप अभी तक यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसका कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अब बात करते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और आपने ये वीडियो को बहुत प्यार दिया, जो पिछले वीडियो मैंने बनाया था ये इस दिनों वाला, तो इसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। अब ये देखिए, जो गणित का 2025 में पिछले वर्ष जो पेपर आया था वो उसका प्रीवियस ईयर का ये सेट ए था। इसी प्रकार अलग अलग सेट रहे होंगे, उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, परंतु सेट में अलग अलग उसी चीज़ को आगे पीछे करके दिया जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल 23 क्वेश्चन आए थे, 3 घंटे का समय दिया गया था, 75 नंबर के आए थे और 16 पेज थे। तो इसका मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। अभी इसका ये पेपर का एनालिसिस का, इसका संपूर्ण विस्तार का ये पहला वीडियो पार्ट 1 है। आने वाले समय आपको इसके भी और पार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। तो आज हम ये 1 से लेकर 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देखेंगे पहला जो है 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में आपके यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प आएंगे, सही जोड़ी मिलान करने को आएंगे, एक शब्द में लिखने को आएंगे, सत्य को आएंगे और खाली स्थान आएंगे। इस प्रकार से 5 प्रश्न अलग बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार में। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहले प्रश्न का पहला जो है क्रमांक, उसमें क्या बोला गया कि संख्या 6, 20 का HCF याद करना। यदि आपने पढ़ा है HCF तो आप चलिए मैं आपको समय देता हूं कि आप 6 और 20 का HCF निकाल के बताइए और उसको बताकर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करिएगा। तो HCF क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। तो HCF जिसको हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त कहते हैं। अब ये निकाला कैसे जाता है उसको देखिए। इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसके 2 विधि होता है। या तो आप एलसीएम करके निकाल सकते हैं, या तो आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। 2 तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 6 है, तो आप जानते हैं कि हम 6 को किस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हम 1 6 भी कर सकते हैं, 2 3 6 कर सकते हैं, है ना। तो
एक 6 का 6 करेंगे तो फिर वो 6 को वही तोड़ने वाली बात आ जाएगी, तो फिर 2 3 6, इसलिए हम 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20 को यहाँ आप देखेंगे, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी 4 फिर से टूट जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 टूट गया ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 20 को हम 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो महत्तम सातवार्तक होता है वह क्या होता है, उसको पहले समझ लीजिए। देखिए पहला क्या होता है कि वह संख्या जो दी हुई संख्या, कौन कौन सी दी हुई संख्या, यहाँ पर आप देखेंगे जो 6 और 20, इनको वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 और 20 को क्या है डिवाइड कर दे, ठीक है ना, जिसको HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिससे 6 और 20 को डिवाइड हो सके। तो आप अभी देखेंगे, हम निकाल के बताते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। और दूसरा एक जो इसका परिभाषा कहता है महत्तम सातवार्तक का, कि जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसकी सबसे मिनिमम घात हो, ठीक है ना। साथ ही वह इन दोनों गुणनखंड में क्या है उभयनिष्ठ हो। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, कि आप जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी घात वाला संख्या चुनना है जिसका सबसे कम घात हो और जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। दोनों प्रकार से मैं आपको इसका परिभाषा बता दिया। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। तो इन दोनों में से हम 2 को जो उभयनिष्ठ हैं इसको ले लेते हैं बाहर, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे क्या यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर आगे तो बात ही ख़त्म हो गया। यहाँ जैसे अब बचा है 2 है, तो यहाँ देखिए ऊपर 2, अब तो हम एक बार ये 2 को ले चुके तो दोबारा लेंगे नहीं। यहाँ 5 है तो देखिए ऊपर 5 नहीं है। तो महत्तम सातवार्तक जब हम निकालेंगे तो हमको देखना है कि जो भी संख्या हमने लिया है उनमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। जब फैक्टर करते हैं तो वह संख्या दोनों में होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो 2 है और ये जो 2 है क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो नियम के हिसाब से जो परिभाषा मैंने बताया था, यहाँ पर आप परिभाषा देखेंगे कि वह बड़ी संख्या जो दोनों को संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो पहली जो बात यहाँ पर क्लियर होकर आ रही है कि यह जो 2 संख्या है वो आप देखेंगे 6 को विभाजित कर देगा और 20 को विभाजित कर देगा। कैसे देखिए, 2 तिया 6, इसी प्रकार 2 धाम 20। तो आपने देखा कि दोनों को विभाजित कर दे रहा है। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा जो इसका परिभाषा कहता है कि जब हमने उनका गुणनखंड की तो सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ चुनना है। तो आपने देखा जब हमने गुणनखंड किया है तो सबसे छोटी घात कैसे, यहाँ पर देखिए कि कोई संख्या यदि है तो उसके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। तो सबसे छोटी घात यहाँ देखेंगे 2 के ऊपर 1 है, यहाँ 2 के ऊपर 1 है, तो और वो भी उभयनिष्ठ 2 है। तो इस प्रकार से इसका महत्तम सातवार्तक क्या हो गया हमारा, 6 और 20 का 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का। जो पहला क्वेश्चन आया था वो आपका पहले यूनिट का पहला जो चैप्टर उससे आया है। इसी प्रकार अब ये संख्या रेखा से आपका ये सवाल आ गया है, दूसरे नंबर का देखेंगे। जब तक इसका आप आंसर करिए। क्या बोला गया है कि a1/a2 बराबर b/b2 c1/c2 हो तो समीकरण जो ये दिया है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0, पूछा है कि ये जो आपका ये दिया है समीकरण, तो इसका निकाय के अनुसार कौन सा कंडीशन बन रहा है। क्या द्वितीय हल वाला है, दोनों हल वाला है, क्या कोई भी हल नहीं निकलेगा, क्या अनेक हल निकलेंगे। मतलब इस समीकरण से कि क्या कंडीशन बनेगी। इस सवाल को करने के लिए आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए 3 प्रकार कंडीशन बनती है जब इस सवाल को आप करते हैं। इस प्रकार के सवाल जो है समीकरण वाला, तो इसकी 3 कंडीशन बनती है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि a1/a2 यदि हो और बराबर नहीं है वो b1/b2 के। ये a1 और a2 b1 b2 क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे ये a1
B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है, किसी संख्या के क्या है कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 2x प्लस 3y 5 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 2 हो गया, B1 3 हो गया और C1 क्या है 5 है। इसी प्रकार इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये 3x है प्लस 5y है प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ A2 बराबर 3 होगा, B2 बराबर 5 है, C2 बराबर 8 है। तो ये मान के ऐसा चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके क्या होगा, कोफिशिएंट है, गुणांक कहलाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि यदि A1 अपॉन A2 हो जा रहा है बटे अनुपात में और वो बराबर नहीं B1 B2 के, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपने संख्या रेखा पढ़ा है, संख्या रेखा में आपने देखा है मैंने संख्या रेखा बोला है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में यहाँ आप जानते हैं x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। तो आपने जानते हैं कि ये वाला जो रहता है पूरा धनात्मक रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाला ऋणात्मक रहता है x एक्सिस में, y में ये आपका धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक रहता है। तो यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करते हैं तो जब हम समीकरण बना रहे हैं और समीकरण का जो आंसर का जो वैल्यू रहेगा, यदि इस प्रकार से यदि संख्या रेखा की वैल्यू ऐसे आए और एक दूसरा जो है उसका ऐसे आए, तो जिस बिंदु पर एक काटते हैं तो काट रहे हैं, तो यदि ये रेखाएं काटते हैं तो उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और इनका अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा, एक से ज़्यादा हल नहीं रहेगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसके एक हल होते हैं, एक ही वैल्यू आती है। इसी प्रकार आप देखेंगे समांतर रेखाएं की बात करते हैं तो समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन जब आप बनाएंगे अनुपात के रूप में तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 बनेगा। मतलब A1 अपॉन A2 और बराबर B अपॉन B2 तो बराबर रहेंगे, परंतु जो उनके दूसरे अनुपात रहेंगे उसके बराबर नहीं होंगे C1 अपॉन C2 के। तो जब ये समांतर रेखाएं होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, तो उसके लिए कंडीशन आप देखेंगे कैसे बनेगा, वो ऐसे करके बनेगा। ये आपस में जो रेखाएं की वैल्यू होंगी वो इधर इधर पर होंगी, इधर इधर पर होंगी, ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, जिससे उनकी किसी प्रकार का हल नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं तीसरा, संपाती रेखाएं, जो कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। संपाती रेखाएं होने का मतलब क्या है कि जब आप संख्या रेखा बनाएंगे तो क्या होगा कि आपने यदि एक रेखा की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू रहेंगे, जैसे यहाँ पर वैल्यू रहेंगे, सेम उसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी वैल्यू आपका निकलेगा जब हम आने वाले आपको सवालों में बताऊंगा। तो वो क्या रहेगा, इसके ऊपर ही वैल्यू रहेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे, जिसको संपाती कहते हैं। संपाती होने का मतलब क्या है, एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा की वैल्यू आ जाना। तो यहाँ पर हमारे कंडीशन के अनुसार आप देखेंगे कि अंततः उसके अनेक हल लेंगे। जब सीधी बात है कि एक के ऊपर एक ही आ रहा है तो उसके बहुत सारे हल निकलेंगे। तो यही चीज़ हमारे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ, अनंतः अनेक हल होंगे। इसी चीज़ को हमने देखो समझाया है क्या, कि दोनों समीकरणों के सभी से एक ही अनुपात में है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ही अनुपात में A1 अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है। तो रेखाओं का व्यवहार क्या रहेगा, दोनों रेखाएं संपाती रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर भी रहेंगे, और हर एक बिंदु आप देखेंगे एक दूसरे को छू रही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अनंत बिंदु होंगे, इस प्रकार उसके अनंत और अनेक हल होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो पूछ रहा है कि उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी। तो आपने यदि द्विघात समीकरण में विविध कार के बारे में सुने होंगे, विविध कार, जिसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो वहाँ पर आपको कंडीशन पढ़ाया गया होगा, डी के 3 कंडीशन होते हैं। डी बराबर B² माइनस 4AC, एक तो 0 के बराबर होता है, और दूसरा आपने सुना होगा डी बराबर B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, और तीसरा आपने सुना होगा डी बराबर B² माइनस 4AC लेस देन 0 के बारे में। अब ये 3 कंडीशन क्या है उसको समझिए, तभी आप ये सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बताया था क्या,
यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। यदि डी की वैल्यू, यहाँ पर आप पहला देख कंडीशन, यदि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो उस स्थिति में जो आपका मूल निकलेगा वो वास्तविक और बराबर निकलेगा। ठीक है ना, जो कि हमारे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, वास्तविक और बराबर। तो वास्तविक और बराबर के लिए मैंने क्या बताया कि जब डी की वैल्यू, यहाँ पर डी की वैल्यू बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन हो, मतलब इसका बी आंसर हुआ। परंतु यदि इसके अलावा कंडीशन दूसरी होती जो कि हमारे द्विघात समीकरण के हिसाब से, और जो इसके यदि होंगे तो उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इसको रटने का भी प्रयास कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके मूल है उसकी वैल्यू क्या है, सॉरी डी की वैल्यू आपका, यदि आप जब सॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ सॉल्व करेंगे ये भी आप क्लियर होना चाहिए। तो जो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जो द्विघात समीकरण हुआ, इसी को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये जो इसकी कंडीशन के अनुसार में a और b और c के मान इस वाली कंडीशन रख के देखेंगे, तो जब सॉल्व करने पर आपका वैल्यू धनात्मक आए, धनात्मक होने का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा आए, मतलब 1 2 3 4 में आए, तब उस कंडीशन में जो समीकरण के मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, छोटी होने का मतलब क्या है, -1 में चला जाए, -1 -2 -3 में चले जाए, तो उस कंडीशन में कि जो मूल क्या है, वास्तविक नहीं होंगे, वो भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का मतलब ये है कि वो आभासी होंगे, उसका रियल नहीं निकल पाएगा वैल्यू। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, एपी, जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं या समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, क्या दिया है, 2 4 6 डैश का 10वां पद ज्ञात करना है। अब ऑप्शन आपके सामने 2 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है। प्रीवियस ईयर में आपने जब यदि प्रयास किए होंगे सॉल्व करने का तो ये क्वेश्चन दिया गया होगा। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत आसान। तो जो समांतर श्रेणी होता है, जिसको हम एपी भी कहते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है समांतर श्रेणी के, तो आपने देखा होगा a प्लस डी, ऐसी करके सीरीज चलती है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके ये सीरीज चलती रहती है। किसके लिए, समांतर श्रेणी के लिए। तो इसमें 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लो इसको 2 दे दिया, इसको 4 नाम दे दिया, इसको 6 नाम दे दिया, और आगे डैश चलता रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है, डी निकालना रहता है, डी। अब डी क्या है इसमें, डी क्या होता है, डी को, अब ये हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी का चल गया आ गया है, तो आपको डी को डिस्क्रिमिनेंट नहीं समझना, व्युत्कार नहीं समझना, ये आपका डी यहाँ पर सार्वंतर की बात कर रहा है। अब ये सार्वंतर नया शब्द आ गया, क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब जो आपकी ये सीरीज चल रही है 2 4 6 8 ऐसे करके सीरीज चलेगी, तो इन जो संख्याओं के बीच में गैप कितना है, तो गैप कितना को कैसे निकालते हैं, इसका जनरल भाषा में आप लोग क्या समझेंगे कि आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पर आप इसको जैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो कैसे सार्वंतर निकलेगा, 4 में से 2 को घटा देंगे, तो सार्वंतर यहाँ पर कितना निकल गया, 2। ठीक है ना। अभी सार्वंतर क्यों निकाला हूँ आप उसको समझिए। यहाँ पर क्या बोला है कि 10वां पद हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो आपको पता होना चाहिए कि nवां पद आपने पढ़ा होगा, तो nवां पद निकालने के लिए जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसी के आधार पर यहाँ पर हमको d की वैल्यू रखना पड़ेगा, n की वैल्यू रखना पड़ेगा, a की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो ही हमारा nवें पद, चाहे 10वां पद निकालने के बाद बोले, 100वां पद की बोले, 101 पद, 1000वां पद बोले, तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जनरल फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, nवां पद के लिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पर आपको a का मान, n का मान और d का रखेंगे, चलो रख के देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो शुरू वाला रहता है, जो शुरू रहता है वो a रहता है, 2 हो गया। फिर हमको n का मान क्वेश्चन में दिया कि हमको 10वां पद निकालना है। फिर d का मान अभी हमने निकाला था, क्या है, 2 है। अभी सारे मान को इसमें रख के देखेंगे,
और किसकी कौन सा पद निकाल रहे हैं, तो 10वां। तो ए 10 यहाँ लिखिए, ए की जगह 2, एन की जगह 10 और 1 और इंटू डी की जगह 2। सॉल्व करोगे कितना होगा, 2, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और बाहर 2। फिर सॉल्व करोगे 2 धन 9 दूनी 18। फिर आप इसको और सॉल्व करो तो 18 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो आपने देखा यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया है, 20 आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला यदि पता रहेगा कौन सा, एनों पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप सारे सवाल इसके कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो सवाल हम करवा रहे हैं ये पीवाई क्वेश्चन का सारा का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज, वहाँ से आप। अब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी बताना है, जिसका ऑप्शन दिया है ए में √8 दिया है, बी में 3√3 दिया है, सी में 3√2 दिया है, डी में 2√3 दिया है। तो ये रेखा वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक रेखा दिया है जिसमें खासकर एक पॉइंट हम मान के चलते हैं P है, दूसरा पॉइंट Q है, जिसमें P पॉइंट पे हम मान के चलते हैं 2 और 3 है, और Q पॉइंट में 4 और 1 इस प्रकार से पॉइंट है। मतलब कोई एक रेखा खींचा जाता है, उसमें 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु को हम मान लिए P और दूसरे बिंदु को Q, और इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है उसको निकालना है। तो इसके लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, P बराबर आपने पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 2 वैल्यू जो 2 लिखा है वो x1 है और 3 है वह y1 है। इसी प्रकार ये 4 को आपको मानना पड़ेगा x2 और इसको मानना पड़ेगा y2, और मान के यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए x2 की जगह आपको क्या रखना है, 4 रखेंगे, x1 की जगह आप यहाँ रखेंगे क्या, 2 रखेंगे, उसका वर्क करेंगे धन, y2 की जगह यहाँ देखिए 1 रखेंगे, और y1 की जगह आपको रखना है क्या, 3 रखना है, और फिर उसका वर्क करना है। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का वर्ग धन, 1 में -3 का, 1 में आप 3 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप यहाँ देखेंगे 1 में जब 3 आप घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2 का वर्ग। फिर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होगा, और -2 का वर्ग भी करेंगे तो भी 4 होगा। कैसे होगा, जब -2 करेंगे तो रेड का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 हो गया। तो 4 4 8 हुआ। अब हमारा देखेंगे आंसर में तो कहीं √8 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखा हमारा आंसर क्या आया है, √8। तो √8 यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, √8। तो इस प्रकार से आप डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके आप 2 बिंदु यदि दिए हैं तो उनके बीच का दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी हूँ कि ये कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उसके लिए ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। क्या है, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अब आप स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं कि नहीं, चलिए हम बात करते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है। तो जैसे आपने सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, और वृत्त में उसके किसी एक पॉइंट को लेकर आपने एक सीधी रेखा खींचा। जैसे कि हम यहाँ एक पॉइंट लिए हैं और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दी है, एक पॉइंट यहाँ लिए हैं और यहाँ से सीधी रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा खींचना है जो वृत्त के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ से मैं ऐसे करके सीधी रेखा खींच दे रहा हूँ, फिर इसी प्रकार यहाँ से ऐसे करके ये रेखा खींच दिया, इसी प्रकार ऐसे कर खींच दिया। तो आपने देखा मैं बहुत सारे इसमें स्पर्श रेखा खींच पा रहा हूँ। क्या होता है स्पर्श रेखा, फिर सुनिए कि कोई सर्कल है, सर्कल का
उसका जो परिधि है उस पर बिंदु से आप सीधी कोई रेखा खींच देते हैं तो वही उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श से टच होती है। तो आपने देखा कि इस वृत्त से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं निकल सकती हैं। तो बहुत सारी निकल रही है मतलब कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन जो 0 दिया है तो वो भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्या होगा? अनंत। ढेर सारी निकलती तो हमारा आंसर क्या होगा? अनंत होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे इसका आंसर डी हुआ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्पर्श रेखा के बारे में। जैसे मैंने बताया एक सीधी रेखा लाइन होती है, वृत्त पर आप खींची जाती है और किसी एक बिंदु पर स्पष्ट रूप से टच करती है। बिंदु और बिंदु रेखा के बारे में क्या है? तो वही मैंने आपको बताया, जैसे असंख्य बिंदु होते हैं एक वृत्त में। स्पर्श बिंदु क्या होता है? वृत्त के जो परिधि होती है उसमें अलग अलग बिंदु होते हैं, वो स्पर्श रेखाएं टच करती हैं। कितनी होती है? अनंत होती है, जो कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि जो रिक्त स्थान आए थे उस पर क्वेश्चन है, तो उसको मैं डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में भी दिया है और हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं जो भी, वो इंग्लिश से यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ PDF में आपको देखने को मिलेगा। अब हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। आंसर तो आपको 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर मैं आंसर बता दूँ, परंतु आपको कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। तो आपका जो रिक्त स्थान है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, अभाज्य है, भाज्य है। जितने सारे आपने संख्या पढ़ा है तो उनमें से क्या है? तो इसका आंसर क्या है? आप यहाँ देखेंगे अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि √2 को PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब √2 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर आप देखें क्या दिया है, √2 की वैल्यू 1.41421 ऐसे करके क्या है ये बढ़ते हुए जाता है। तो जब ये बढ़ते हुए जा रहा है तो इसका अनंत कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, कितना इसका लास्ट पॉइंट है। यदि लास्ट पॉइंट होता, जैसे मान चलो 1.4 होता, इतना ही बस होता, तो हम इसको आराम से बना सकते थे क्या, 14/10 बना सकते थे, PYQ के रूप में हो जाता। परंतु यहाँ पर √2 की जो वैल्यू है ये आगे बढ़ते जा रही है, हम इसको PYQ जिसको हम कहते हैं अंश और हर के रूप में नहीं बना सकते। तो जब अंश और हर के रूप में नहीं बन सकता तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ कि इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। इसका दशमलव प्रसार जो है कि कंटिन्यू है, बढ़ते जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है और अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो इस प्रकार से जो संख्या रहती है वो अपरिमेय संख्या रहती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिया ये आपका परिमेय संख्या के लिए है, जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह किस प्रकार का बहुपद है? एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 त्रिपद है। तो सीधा सा है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि जिसकी घात यदि 3 है, जैसे हमने लिखा कि ax³ + bx² + c = 0, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर त्रिपद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी घात है 3 इसका इसमें दिया है। यदि यहाँ पर घात 4 बोला होता तो चतुर्थ घात वाला बहुपद होता, 5 हो तो 5 घात वाला बहुपद होता। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिघात, जिसको क्यूबिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुपद की सबसे बड़ी घात है उसे घात कहते हैं, हाईएस्ट पावर को उस बहुपद की घात कहते हैं। यदि एक घात है तो मैंने बताया रैखिक, 2 घात है द्विघात और 3 है तो त्रिघात कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपके रिक्त स्थान में है। इसमें फिर से देखिए समांतर श्रेणी पर क्वेश्चन आगे 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इसका सार्वंतर क्या है? तो मैंने अभी आपको सही विकल्प जब करवा रहा था तो इसका डी निकालना बताया था। तो डी निकालने में क्या बताया था कि जब श्रेणी जो चलती है तो उसके आगे वाले से पीछे को घटा देते हैं, आगे वाले से पीछे को घटा देते हैं। तो आप किन्हीं 2 नंबरों को लेके क्रमशः लेकर उनका सार्वंतर डी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। तो हम लेके चलते हैं ये आपका नंबर जो -1/2 है और 1/2, ये नंबरों को लेके चलते हैं और हम इसका डी निकालते हैं। तो -1/2 आगे वाला है और पीछे वाला क्या है? -1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों में समान है। फिर यह क्या है? -1 और -1 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 2 में 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1 आएगा,
इसी प्रकार ये 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में -1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये कितना बन गया, -1 और -1 -2 और अपॉन में 2। जब इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर भी -1 है। इस प्रकार से आपको सार्वंतर निकालने वाले जो भी सवाल होंगे यदि खाली स्थान में आता तो आप निकाल लेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि सभी सर्वांशों त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। इसके बारे में बताना है कि क्या होते हैं, ठीक है ना, समरूप होते हैं कि क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं सर्वांशम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समरूप की। किसकी बात करते हैं, समरूप। समरूप क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, जिसका रूप एक जैसा दिखता हो। इसमें आकृति जो रहती है एक जैसा होता है, आकार एक जैसा। इसमें साइज की बात नहीं की जाती कि साइज कितना क्या है, इसमें सिर्फ आकृति को देखा जाता है कि उसका आकार कैसा है और उसका जो है साइज, उसका अनुपात बराबर रहता है। क्या रहता है, अनुपात बराबर रहता है। परंतु हम सर्वांशम की बात करेंगे तो सर्वांशम में क्या होता है, जो उसकी आकृति रहती है वह तो एक जैसा रहता ही है, साथ में उसका जो भी भुजाएं हैं उसका साइज भी बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कि जैसे सभी सर्वांशों त्रिभुज क्या होते हैं, तो मान के चलो मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, ये जो कि 5 है 5 है 5 है। दूसरा भी मैंने ऐसे बना दिया जो कि 5 है 5 है 5 है, मतलब जिसकी भुजाएं, तो क्या हुआ, वो भी क्या होगा, बराबर होंगे। बराबर रहेंगे तो क्या होगा, वो समरूप भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि समरूप होने के लिए कंडीशन सिर्फ क्या बोला है, पहला कंडीशन भी बस बोलता है कि आकृति आकार एक जैसा देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, एक जैसे हैं, तो ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। और उदाहरण तो समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि जैसे मैंने बताया क्या कि सर्वांशम जो कॉन्ग्रुएंट आकृति रहती है उनके आकार और माप दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। परंतु समरूप के लिए क्या होता है, केवल आकार होना चाहिए समान। इसको आप दूसरे तरीके से उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे समरूप के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको जो रियल ताजमहल है और उसके सामने हम क्या है कोई मॉडल वाला ऐसे आकृति वाला बना दें, तो वो एक जैसा है, रहू रूप का है, पर वो वाला ओरिजिनल चीज़ है, ये है, तो ये समरूप कहलाएगा। इसी की जगह हम क्या है, क्या करें, एक ट्रेन है और उसी की जैसा सेम एक दूसरा ट्रेन बना दें, वहाँ पर सामने खड़ा कर दें, तो सर्वांशम होगा, क्योंकि इसका पूरा चक्के का नाप, उसका इंजन का नाप सब एक बराबर होगा, तो वो सर्वांशम कहलाएगा। अब आइए पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है पाँचवा क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रछेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूँ कि कोई यदि वृत्त है तो वृत्त की परिधि पर कोई यदि बिंदु है और वहाँ से एक रेखा जाती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ से जाएगी तो स्पर्श रेखा कहते हैं इसको। परंतु यदि कोई रेखा है, कोई वृत्त है और उसके दो बिंदु पर टच हो, कहाँ पर हो, वृत्त के दो बिंदु पर टच हो, यहाँ टच हो और यहाँ टच हो, और उसको क्या है प्रछेद करती हो, मतलब इसको छेद करते हुए या इससे गुजरते हुए जाती है, तो वह क्या कहलाएगा, तो उसको कहते हैं, रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये दो जगह पर इसको प्रछेद कर रही है, तो क्या कहते हैं उसको, छेदक रेखा। चलिए यहाँ पर मैं आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी रेखाएं होती हैं उनके बारे में अब डिटेल से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं क्या कि जो वृत्त का जो बीच होता है, जहाँ पर एक पॉइंट होता है सेंटर वाला, ठीक है, उसको केंद्र कहते हैं। फिर उस केंद्र से जो बाहर की ओर जो ये परिधि बनी हुई है वहाँ तक टच करते हुए यदि लाइन जाती है तो उसको रेडियस कहते हैं। रेडियस यहाँ चारों तरफ हो सकता है और सबकी लंबाई एक बराबर होती है। फिर आपने रेडियस को यदि दोनों तरफ मिला दी, मतलब कैसे, यहाँ पर यदि सर्कल बना है तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, अब रेडियस को आपने इधर भी ऐसे बढ़ा दिया, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास क्या होता है, वो आपके परिधि के दो बिंदुओं को सीधे सीधे इस टच करता है। फिर
बात करते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा क्या होगी, जो वृत्त के किसी परिधि की ओर किसी एक बिंदु से क्या है गुजरने वाली रेखा होगी। फिर सेकंड क्या होता है, जिसको छेदक रेखा भी कहते हैं, कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या है प्रतिच्छेद करेंगे। ये क्या है, टच करते हुए ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये छेदक या सेकंड रेखा के बारे में बताया गया। अब कॉर्ड क्या होता है, जिसको हम जीवा कहते हैं। जीवा कुछ नहीं, जीवा भी एक प्रकार का क्या होता है, रेखा होती है, जो कि आपके वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हुए हैं। आप इसको व्यास नहीं कह सकते, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है और वो कैन से पर गुजरता है, परंतु जीवा जो होती है कैन से गुजरता नहीं है। अब बात करते हैं किसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नॉट बार का मतलब क्या है। तो ये पी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आपका आया है, प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता। आप यदि सवाल को देखते हैं क्वेश्चन को, और आपको यदि ये पता चल जाता है कि ये कौन सी यूनिट से है, किस टॉपिक से है, क्या इसका करने का तरीका है, तो आपको सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि मैं गणित काफ़ी टाइम से पढ़ते पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मेरे को जानकारी है कि यहाँ पी से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ई इवेंट की घटना की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल है, मतलब प्रायिकता सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा, पी का मतलब क्या है कि कोई घटना घट चुकी है। इसका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या हो गया कि कोई घटना घट चुकी है। और पी ई नोट, ये इसको कहते हैं नोट या बार पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई घटना नहीं घटती है, तो कोई घटना घटना और घट चुकी है, और जो कोई घटना नहीं घट सकती तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों, क्योंकि जो प्रायिकता की वैल्यू ही होती है किसके किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच होती है। मतलब पी की प्रायिकता की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी रहेगी और 1 से बराबर होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। और समझ लेते हैं एक बार फिर से कि पी ई घटना के होने की प्रायिकता है, और पी ई नॉट, इसको नॉट पढ़ते ध्यान रखेंगे, घटना न होने की प्रायिकता। इनका जब भी हमेशा योग होगा 1 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रायिकता की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही रहती है। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स का, जिसको सत्य असत्य कहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है और मैंने ऊपर जो दिखाया हूँ वो हिंदी में है। हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में भी लिखा है। हमें से आपको जो सूटेबल है हिंदी चैनल्स आप उससे पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से ज़्यादातर पढ़ते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है सत्य असत्य में, ट्रू एंड फॉल्स में, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो क्या बात है, सही है, सत्य है, असत्य है। तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। अब कैसे असत्य है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट में कि समरूप का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखना। अब ये बताइए, एक कोई, जैसे मैंने जहाँ एग्जांपल देते, एक ताजमहल है और एक छोटा मॉडल है, तो एक जैसे तो दिख रहे हैं, परंतु क्या उनके अनुपात बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो नहीं होंगी तो मतलब क्या है, आकार अलग अलग हो सकता है। तो क्षेत्रफल तभी बराबर होंगे जब वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक ये त्रिभुज बनाया हूँ, ठीक है ना, इसी के जैसे एक दूसरा त्रिभुज बनाया हूँ। ये क्या है आपका, 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। तो आप देखेंगे दोनों लुक वाइज दिखने में तो त्रिभुज ही समझ में आ रहा है, परंतु क्या इनके जो भुजाएं का है, ये भुजाएं क्या है, अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग हैं तो आप जब त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज में आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका अलग अलग, तो वैल्यू तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही अलग दिया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका क्या समझना है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये बात गलत है, असत्य है। क्वेश्चन यदि ऐसा है कि सर्वांश त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो सही बात है, क्योंकि समरूप त्रिभुज में कभी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि अनुपात यदि बराबर होंगे तो हो सकते, पर हमेशा बराबर नहीं हो सकता। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, समवांशों जब त्रिभुज की बात करेंगे तभी उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है
1 2 और 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 1 2 1 3 डैश 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 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप देखेंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या होती है कि यदि जैसे ये दिया है आपका 1 2 1 3, तो समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या होती है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि आगे वाले से पीछे को चेक करने घटाने पर जो आंसर आ रहा है वो ऐसे इस आगे वाले से पीछे वाले को घटाने में आना चाहिए। तो आप देखेंगे जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आता है? 1 आएगा। फिर 1 में से 2 घटा के देखेंगे तो क्या आएगा? -1 आ रहा है, ये तो अलग हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 3 में से 1 को घटा के देखें तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये तो अलग अलग हो गया ना। तो यदि तो आपने देखा कि जब हम आगे वाले से पीछे को माइनस कर रहे हैं तो सब में वैल्यू अलग अलग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सार्वमांतर जो होता है डी वो सेम आएगा तभी समांतर श्रेणी में होगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये सत्य बात है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक होती है। क्या कह रहा है? कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो उसको समझते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए देखिए ग्राफ बना के देखते हैं। तो ग्राफ हमने जैसे बना कि x डैश y डैश, तो क्या कह रहा है? y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष आपका क्या कहला गया? ये वाला कहला गया। इससे क्या कह रहा है कि उस बिंदु से y निर्देशांक, तो मान के चलो हमने कोई एक बिंदु ले लिया यहाँ पर x y ले लिया। तो इसमें क्या कह रहा है? जो y है ये वाला निर्देशांक, कौन सा वाला? ये y वाला निर्देशांक क्या y निर्देशांक होती है। तो y अक्ष से उस बिंदु को y निर्देशांक होती है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, जबकि ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो x अक्ष से होएगा तो y वाला वो लंब दूरी y अक्ष से जो दूरी की बात कर रहे हैं तो y अक्ष के सामने जो लंब दूरी रहेगी वो हमेशा x होगा। तो x को भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x लिखा और ये y लिखा, तो ये जो y अक्ष के लिए होगा तो वो क्या होगा? भुज होगा। ठीक है। और जब जब x अक्ष से हम देखेंगे तो उसका जो लंबा दूरी क्या होगा? कोटि होगा, जिसको तो हमारा आंसर क्या हुआ कि किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होती है। गलत बात है। और देखिए समझने का इसको प्रयास करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ग्राफ में बात करते हैं, तो उसमें यदि हमने बिंदु x y लिया तो y अक्ष से उसकी जो लंबा दूरी हमेशा क्या होती है? x निर्देशांक होती है, जिसको हम भुज कहते हैं। और इसी प्रकार यदि x अक्ष से हम y निर्देशांक है तो y निर्देशांक होती है। ठीक है ना। इस प्रकार अब क्वेश्चन जो है क्या है? शंकु का आयतन के बारे में पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या है? πr² है। शंकु का आयतन क्या होता है? πr² होता है? नहीं होता भाई। इसका होता है शंकु का आयतन, आपने पढ़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले से रिलेटेड ये सवाल आया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो 2D 3D में है उनमें से क्वेश्चन आया है। तो शंकु का आयतन πr² है ये कह रहा है, जबकि πr² होता किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। किसका आयतन? ये शंकु का। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार शंकु का आयतन πr² है, जो कि गलत है। इसी प्रकार आपको शंकु के, बेलन के आपको और फिर घन घनाभ सारे के आपको आयतन पता रहना चाहिए, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पता रहना चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपका सवाल आता है। सूत्र आप अच्छे से याद किए होंगे तो आपको सवाल बन जाएगा। तो आपको सूत्रों को बहुत अच्छी तैयारी करना है। और मैं अपना जो प्रीवियस वीडियो था 95+ नंबर लाने का, तो उसमें सारा कुछ समझाया कि क्या चीज़ हमको याद करना है क्या नहीं करना है। तो आप क्या है उस वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज जो आपका अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन कि घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या P है कि P की वैल्यू 0 से बड़ा व बराबर और 1 से छोटा व बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जब सवाल करवा रहा था पहले,
कि जो पी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा बराबर रहेगी और 1 से छोटा बराबर, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो सत्य बात है, अभी पहले ही बताया था मैं आपको, तो सत्य है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं समझाने फिर से प्रयास करता हूँ कि जब कोई घटना रहती है उसके घटने की संभावना ऋणात्मक 0 से कम नहीं हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। तो 0 और 1 के बीच की होगी मतलब क्या होगा, 0.1, 0.3, फिर 0.8 ऐसे चल सकते हैं, ठीक है ना, परंतु माइनस में नहीं आएगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 1.3। तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। अब ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। दीर्घवृत्त खंड क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड वृत्त का वह बड़ा हिस्सा होता है जो जीवा के ऊपर बनता है। तो हमने जैसे ये वृत्त बनाया और यहाँ पर सेंटर है, तो ये आपका मान लो जीवा है। अभी मैंने आपको जीवा के बारे में बताया भी हूँ। तो ये वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसको दीर्घवृत्त खंड कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल हमेशा त्रिज्य खंड से अधिक होता है, ठीक है। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, एक छोटा सा भाग ऐसे करके त्रिभुज जैसा बन जाता है, तो ये वाला भाग इससे कम होता है, ये कह रहा है भाई। ये तो देखने में लग रहा है ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये वाला कम है ना, तो इसका आंसर असत्य है। अब आपका आ गया क्या, सही जोड़ी मिलान करने वाला। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पता रहेंगे तो आपके आसानी से सवाल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसके साथ किसकी जोड़ी बनी, कॉस स्क्वायर 0 की साइन 0। डायरेक्ट यहाँ पर आपको यदि वैल्यू पता तो समय नहीं लगा। और ये आप कितने नंबर दिलाएगा, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर के। अभी तक मैंने जितने ऑब्जेक्टिव कराए हैं हर क्वेश्चन का क्या है 6 नंबर के हैं। एक से अभी तक 4 कर चुके हैं, सभी 6 नंबर के, मतलब मैं 24 नंबर का नंबर के लिए अब करवाने जा रहा हूँ। ये चौथा क्वेश्चन 6 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार आपके 24 नंबर पक्का हो जाएंगे यदि आपने सही किया तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि 9 सेक स्क्वायर 9 10 स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 होती है। अब क्या हुआ इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा फिर ए के साथ क्या होगा, 9 का गुणा होगा, तो इसका आंसर 9 आएगा। इसी प्रकार कॉस 0, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया तो कॉस 0 का 1 होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी होती है तो आपको 0 डिग्री से लेकर कम से कम 90 डिग्री की वैल्यू पता रहना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। यहाँ पर आपने जैसे प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी प्रकार आपको यदि याद होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ऐसे आपको मुखाग्र यदि रट रहेगा तो आपके आंसर पक्के हो जाएंगे। तो आपको मैं टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप वहाँ से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये भी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से आया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार आप देखेंगे, फिर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे का क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। अब आधे गोले का किया है तो 4 पाई स्क्वायर में क्या कर देंगे 2 का डिवाइड, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आप देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। फिर इसी प्रकार देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसमें कैसे होता है कि जो अर्धगोले का जो 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ है उसमें क्या करते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा कि ये जो सही जोड़ी वाला सवाल जो आए हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस है। यदि आप फार्मूला आपको अच्छी कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपके 6 नंबर इजी पक्के हैं। अब यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये भी देखिए क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब जनरल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि बहुत सिंपल है। आपने द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए डायरेक्ट सवाल आ गया, कितना आसान सा कि यदि आपको बेसिक चीज़ें पता है कि क्या होता है तो डायरेक्ट आप आंसर 1 नंबर आपके पक्का हो, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको।
तो यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए होता है। एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात और जानने की जरूरत है कि जो ए बी सी हैं ये वास्तविक संख्या होंगे और ए का मान क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से घुमा घुमा फिरा के आ सकता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, त्रिभुजों की समरूपता के लिए शर्त बताना है। कोई एक शर्त बताओ। तो समरूप के लिए तो हम अब भी बताएं कि क्या होते हैं, कि वो दिखते जरूर एक जैसे हैं, है ना, परंतु उसके क्या है, जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो हमने ये बना दिया, ये बना दिया। संगत कोण होने का मतलब क्या है, ये यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या है, 30 डिग्री होगा। ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ठीक है ना। इसमें जो साइज रहते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि बराबर हों, इनके अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये शर्त है। और एक ये भी शर्त है क्या, ये संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो वो मैंने बताया अनुपात में होनी चाहिए, पर जरूरी नहीं कि जब उसकी वैल्यू बराबर हो। अब यहाँ देखिए क्या है, तीसरा, मूल बिंदु से दूरी। x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, जो एक रेखा बनाते हैं और रेखा के एक पॉइंट और ये, तो इनके बीच की दूरी बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, क्या था, मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें मान रख देना है। आपका ये x1 y1 तो दिया है और मूल बिंदु बोल रहा है, तो मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु को मान लेते हैं कि y2 यहाँ पर ये x2 है और y2 है। अब कुछ नहीं, मान रखेंगे। तो आप जानते हैं, जैसे कि हम इसको सॉल्व भी करेंगे, तो x1 y1 तो दिया है, तो हम x2 की जगह हमारा क्या है, ये 0 है और y2 की जगह 0 है। तो x2 की जगह आप रखेंगे क्या, 0। x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 ही रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं दी है। इसको स्क्वायर करेंगे। y2 की जगह क्या लिखा है, 0, माइनस y1 की जगह y1 है। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, x1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी y1 का होल स्क्वायर करोगे माइनस y1 का, तो भी क्या आएगा, y1 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो गया, √x² प्लस y1 स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि मूल बिंदु से यदि आप दूरी निकालोगे तो क्या होता है, √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ x1 y1 के फॉर्म में यदि x और y हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, √x² प्लस y² होता है। अब किसी खंभे की छाया ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब मान के चलिए ये कोई खंभा है, ठीक है ना, इसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर, और ये उसकी छाया है, क्या है, छाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई समान होने पर उसका उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो ये वाला कोण कितने का होगा, थीटा कोण पूछ रहा है। तो समान होने का मतलब क्या है, यदि ये x है तो ये भी x होगा, है ना। तो उन्नयन कोण कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है उन्नयन कोण के लिए। tan थीटा बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर tan लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ये लंब हो गया ये वाला भाग और ये आधार हो गया। तो जब लंब आधार लगाएंगे तो x बराबर x लिखेंगे, तो x से x काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो tan थीटा में 1 कब आता है, ये बताओ, थीटा की वैल्यू 1 कब रखते हैं। तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी याद है तो थीटा की वैल्यू जब आप 45 डिग्री रखते हैं तो आता है 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, 45 डिग्री। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी लंब और आधार यदि बराबर रहेगी तो उसमें हमेशा उसका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्या है, कोण और त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र निकालना है। देखिए मैं बताया ना, मैथ्स जो खासकर 10th वाला है बहुत आसान है, इसमें आप आराम से 95 100 तक टच कर सकते हो। बस आपको बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट तैयार है। देखिए सवाल फिर से आगे फार्मूला बेस्ड है। तो इसका क्या होता है सूत्र, यहाँ देखेंगे तो संगत चाप के लिए लंबाई के लिए सूत्र हमको निकालना है। तो क्या होता है, थीटा अपॉन L बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है। यदि इसमें क्षेत्रफल की यदि निकालने की बात आती तो क्या हो जाता है, L बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ये होता है ना। बहुत सिंपल है, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों। यदि चाप की लंबाई की बात करें तो ये फॉर्मूला, और क्षेत्रफल की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात आते हैं, क्या दिया है, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु लिखना है। ये भी देखिए फिर आसान कॉन्सेप्ट बेस है। क्या होता है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, तो कुछ नहीं है, क्या करो, जो दिया है उसको जोड़ दो और उससे डिवाइड कर दो। जो निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया है उसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 में 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30। तो इसका आंसर 30 हुआ। तो आपने देखा, मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न अभी करवा दिए, 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न करवा दिया हूँ, जो कि आपके 30 नंबर के हो चुके हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का था, 6 पंचे 30। बाकी के आपके कितने 45 नंबर के जो क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आपको उसको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आपको एक साथ देखें तो आपको वो हो जाए, बोरिंग लगने लगे, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, तो मैं आपको इसको बहुत समराइज़ करके करने का प्रयास किया हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में बाकी 6वें क्वेश्चन से आगे समझाऊंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट और जो सवाल यदि समझाने का मेरा तरीका ठीक समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप बताइए। यदि आपको समझ में आए तो ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं अदरवाइज़ अपना मैं समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूं, तो आपका भी समय बर्बाद ना करूं, मैं अपना भी समय बर्बाद ना करूं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप आंसर कमेंट करेंगे। डायरेक्ट आप वीडियो देख के सवाल को करने की कोशिश मत करिएगा, पॉज कर लीजिएगा, जहाँ पर प्रश्न आता है उसके बाद पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद सवाल कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करके देखिए क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ नहीं, आप बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और ज़रूर से ज़रूर हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें ज़रूर देखिए कि कैसे 95 प्लस आपको नंबर लाना है, उसके लिए सारी रणनीति मैंने बताया हुआ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।